हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग आज चैप्टर नंबर 27 पढ़ेंगे। इसमें आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो ला चुके हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं 2014 से पहले जो भी योजनाएं हैं उन सबका ये अंतिम वीडियो आपका होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा केंद्र सरकार का वो 2014 की बाद की योजनाओं का आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं और 2014 से पहले की योजनाएं जो थी पिछले 2 वीडियो में कवर किया गया, ये तीसरा वीडियो आपका है। अब इसके बाद 2014 से लेकर 2024 की बात की जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की है वो आएंगी। तो बहुत जल्द ये आपका पूरा हो जाएगा। 2 से 3 वीडियो आएंगी जिसमें लगभग पूरा ये आपका कवर कर लिया जाएगा 2014 से 2024 तक की जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की। तो पहली योजना आपकी यहाँ पर है आइसोपाम योजना। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी योजना हो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हर योजना के आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। पहली हो गई कि कब वो शुरू की गई थी। दूसरी, वो योजना किससे रिलेटेड है, क्या उसका उद्देश्य है। और तीसरा, उसका मंत्रालय क्या है। मंत्रालय हर योजना के यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना जरूरी है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट जो है कब शुरू की गई और क्या उसका उद्देश्य है, ये हर योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो 1 लाइनर आएंगे वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे और योजना से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो हर क्वेश्चन यहाँ पर आपका हार्ड नहीं होगा, कुछ सीधे 1 लाइनर भी क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे, तो योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया है और कुछ योजनाएं यहाँ पर हमने ली हुई हैं उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसमें केवल आपका उद्देश्य और योजना कब शुरू की गई है यही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइसोपाम योजना यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, आइसोपाम योजना मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए जो है तिलहन है, दलहन है, ऑयल पाम है, मक्का की एकीकृत योजना ये लाई गई थी और ये स्टार्ट कब हुई थी, 1 अप्रैल 2004 से। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें इसमें है, तिलहन है, दलहन है, ऑयल पाम है और मक्का है। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा आइसोपाम योजना के अंतर्गत। और स्टार्ट कब हुई थी, 1 अप्रैल 2004 से। इससे पहले भी तिलहन से रिलेटेड एक योजना आई थी 1986 में, जिसको तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन कहा जाता था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या है चीज़ है, तो इसमें देखिए मुख्य रूप से क्या किया गया है, जो योजना आई है ये फसल विविधीकरण के संवर्धन हेतु क्षेत्रवार विभेदीकृत दृष्टिकरण के आधार पर राज्यों को लोचनीयता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रजनन बीज को खरीद, आधार बीज के उत्पादन, प्रमाणिक बीज के उत्पादन वितरण, बीज मिनीकिटों को वितरण, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। यानी इन सबको बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि बीज को सुरक्षित रखने, उनका संवर्धन करने के लिए, यानी आगे के लिए उसको सुरक्षित रखना। और संवर्धन का मतलब है यहाँ पर हाइब्रिड भी किया जाता है, कोई कोई बीज जैसे उसमें कीड़े ना लगे, इन सब के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और मुख्य रूप से इसके तहत किसानों को यहाँ पर बीजों को उपलब्ध कराना, ये जो योजना आपकी है तिलहन के लिए बीज, दलहन के लिए बीज, ऑयल पाम के लिए, मक्का के लिए, सब उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत रखा गया था। और उनको इसके लिए प्रोत्साहन सहायता भी प्रदान किया जाता है, जैसे कि बीज पे आपको मान लीजिए सब्सिडी वगैरह ये सब दिया जाता है। तो ये सब अलग चीज़ है, वो ज़्यादा डीपली आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये क्या चीज़ है योजना, इसकी ये जान लीजिए क्या उद्देश्य है, इसके अलावा कब शुरू की गई। और बाद में ये देखिए क्या हुआ था इस योजना का, 1 अप्रैल 2010 को इसी योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कर लिया गया। यानी इसके अंतर्गत अब ये इसके अंतर्गत समाहित कर लिया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। तो 1 अप्रैल 2010 को, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आइसोपाम है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपका है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज। तो ये आपकी 4 चीज़ यहाँ पर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और ये जब योजना लाई गई थी तो 14 राज्यों में शुरू की गई थी। और उसके बाद आइसोपाम के तहत मक्का विकास कार्यक्रम जो लाया गया था वो 15 राज्यों में लागू किया गया था। यानी कि ये जो आइसोपाम योजना लाई गई थी वो तो 14 राज्यों में लागू की गई थी, उसके अंतर्गत मक्का विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो 15 में लागू किया गया, 15 राज्यों में। और ताड़ तेल के ये जो आपका पाम ऑयल है ये 8 राज्यों में शुरुआत की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल ये 14 राज्य ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए हमने MCQ भी दे रखा है आपके लिए, जिससे आप किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा वो आप यहाँ पर पहचान पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए इसमें पूछा गया है आइसोपाम योजना का उद्देश्य क्या है। तिलहन और मक्का के उत्पादन में वृद्धि, उसको स्कूलों के मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, या मुर्गी पालन का उत्पादन बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा तिलहन और मक्का के उत्पादन में वृद्धि। तो ये आपका सही हो जाएगा। आसानी से इसको आपने पढ़ लिया है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। आइसोपाम मुख्य रूप से क्या है, तिलहन, दलहन और पाम ऑयल और मक्का के उत्पादन में क्या करना है, वृद्धि करना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
अब देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आ जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तो अक्टूबर 2007 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, और इसमें मुख्य रूप से किसमें वृद्धि करना था? चावल हो गया, गेहूं हो गया और दाल हो गया। ये 3 आइटम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके उत्पादन में वृद्धि करना था, और इस तरह वृद्धि करना था कि चावल 10, गेहूं 8 और दाल 2 मिलियन टन, यहाँ पर 2 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है, इसका उत्पादन हो सके। चावल का 10 हो गया, गेहूं का 8 हो गया और दाल का 2 मिलियन टन, ये उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, यानी एक फसली वर्ष में। तो ये पूरा आपका है। इसके अलावा तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें किया क्या जाना था? उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास भी इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना था इसमें। इसके अलावा अधिक उपज प्रजाति, देखिए कई प्रकार की बीजें होती हैं, कोई भी आपका यहाँ पर हो फसल हो, चाहे वो चावल का हो, गेहूं का हो, दाल का हो, इसमें बीज कई प्रकार के होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं, कुछ बीज होते हैं जो कम उत्पादन करते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ बीज होते हैं जो छोटे होते हैं और छोटे में भी ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो ये सब जो है ये साइंस इसमें लगाया जाता है, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते रहते हैं, तो उस तरह बीज वो बनाते रहते हैं। तो इस तरह की बीज की उपलब्धता सरकार करवाती है, किसानों को देती है वो, और उसका प्राइस भी रखा जाता है अपना जो जैसे हिसाब से, तो कम रखा जाएगा तो अधिक किसान खरीद पाएंगे और अपने खेती कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से इसमें क्या किया गया था कि चावल, गेहूं और दालों के विकास के लिए, यानी इनका क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए ये योजना आपकी शुरू की गई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके अलावा NFSM के तहत वर्ष 2010 में नए कार्यक्रम त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम, ये इसी के अंतर्गत लाया गया था। इसमें नया कार्यक्रम आपका ऐड किया गया था, त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम। तो इसको भी ध्यान रखिएगा 2010 में। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखने लायक है। एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में स्टार्ट हुआ था, मुख्य रूप से 3 फसलें इसमें थी। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतने मिलियन टन का उत्पादन करना था, यानी लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा 2010 में इसमें एक त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया, एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना, हाइब्रिड बीजें जो हैं उनका यूज करना यहाँ पर, जो अधिक उत्पादन कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2015-16 से यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात में अनुदान प्रदान इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, सब्सिडी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा नवीनीकृत योजना में व्यावसायिक फसलों, गन्ना, कपास, जूट, देखिए ये व्यावसायिक फसल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग है, KVIC इसको कहा जाता है। ये किस लिए आई थी, इसके बारे में पूरे थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में जान लीजिएगा, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला यहाँ पर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर जो है अपनाया गया था, मतलब ये गांधी क्या थे, खादी को बढ़ावा दे रहे थे उस समय। तो इसी के क्या है, जब आज़ादी मिल गई तो 1956 में संसद में एक अधिनियम पारित करके खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई, जिसको KVIC कहा जाता है। देखिए KVIC को यहाँ पर पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं ऐसी लाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं KVIC के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पर KVIC पहले जान लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहली यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पर क्या है, विक्रय योग्य वस्तुओं को उत्पादित करने का आर्थिक दायित्व, यानी कि विक्रय योग्य वस्तुओं को उत्पादित करने का आर्थिक दायित्व। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका उद्देश्य है ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करने का एक विस्तृत दायित्व, यानी 3 चीजें इसके उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। एक आपका रोजगार उपलब्ध कराना हो गया, विक्रय योग्य वस्तुओं को उत्पादन यहाँ पर बढ़ाना हो गया, उसका आर्थिक दायित्व। इसके अलावा ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, यानी कि ये योजना न केवल आपकी खादी के विकास के लिए थी बल्कि इसके कई उद्देश्य और भी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। KVIC की लोन योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसी के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा हनी मिशन है, इसके अलावा बाजार संवर्धन विकास सहायता, ये सब लोन के तहत ये कार्यक्रम लाए गए थे कि ये यदि आपको शुरू करना है तो आपको लोन मिल जाएगा आसानी से। पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना, स्फूर्ति जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इसको पूछा जाता है कब स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त 1998 में ये योजना आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। मुख्य रूप से इसमें देखिए 50,000 से 3 लाख तक रुपये का कर्ज दिया जाता है, ठीक है, यानी कि ये
क्रेडिट कार्ड योजना जो है मुख्य रूप से यहाँ पर लोन के लिए ये योजना लाई गई थी। इसमें लोन दिया जाता है। इसके अलावा ब्याज इसमें 6 माह तक 4% था और उसके अलावा 1 वर्ष तक 7% था। ठीक है, यदि 6 माह तक कोई लेगा तो उसको 4% लगेगा और 1 साल तक के लिए लेता है तो 7% यहाँ पर आपको देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें ये भी था, देखिए किसानों की दुर्घटना के बीमा को भी कवर किया जाता था, यानी कि ये एक बीमा योजना भी थी आपकी, बीमा भी इसके अंतर्गत शामिल था, जिसमें मृत्यु होने पर 50,000, विकलांगता पर 25,000 बीमा कवर यहाँ पर दिया जाता था। और ये जो योजना आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी वो RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उस समय वित्त मंत्री आपके थे यशवंत सिन्हा, तो उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार का आता है। क्वेश्चन इसमें बात करें तो पूछा गया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, RV गुप्ता समिति, गॉडगिल समिति या नरसिम्हा समिति। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, RV गुप्ता समिति। अभी आपने ऊपर देखा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए योजना, तो ये योजना नहीं है आपकी, नाबार्ड है। नाबार्ड के बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाबार्ड की कुछ योजनाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से आपको जानना है कि नाबार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट आपका जो है ये डायरेक्ट ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है। ठीक है, और क्योंकि आपका यहाँ पर जो ग्राम पंचायत वगैरह आप जब पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों से ही आप सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए नाबार्ड को भी पढ़ना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपकी वो ग्रामीण इलाकों के लिए ही है और नाबार्ड मुख्य रूप से ग्रामों के लिए ही वर्क करता है, तो इसलिए नाबार्ड को जानना यहाँ पर ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है नाबार्ड। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, यानी कि ये वित्त उपलब्ध कराता है, एक प्रकार से ये ऋण उपलब्ध कराता है और शीर्ष संस्था ये, यानी गांव में किसी भी चीज़ के विकास के लिए आपको लोन लेना हो तो आप नाबार्ड से आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कृषि विकास हो गया, कोई आप MSME स्टार्ट करना हो गाँव में तो उसके लिए भी आप नाबार्ड के जरिए लोन ले सकते हैं। नाबार्ड यहाँ पर कई बैंकों द्वारा यहाँ पर जुड़ा रहता है ये नाबार्ड, यानी इसमें कई बैंकें जुड़ी रहती हैं जिसके थ्रू ये लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 को, ध्यान रखिएगा ये डेट, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, श्रीनगर में, उत्तर भारत, पूर्व में, मतलब कई जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कि 1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि स्थापना की गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी कि एक विकास निधि इसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। कब, 1 अप्रैल 1995 के। तो ये भी जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपका, एक लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नाबार्ड के कार्य देख लीजिएगा, ये आप PDF में पढ़ लीजिएगा, पूरा रीड कर लीजिएगा क्या क्या किया जाता है इसके द्वारा। ग्रामीण बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता नाबार्ड उपलब्ध कराती है। नाबार्ड द्वारा जिला स्तरीय ऋण योजनाओं की तैयारी का उपयोग बैंकिंग उद्योग की आवश्यकता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए किया जाता है। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की देखरेख के साथ उनकी बैंकिंग प्रथाओं के विकसित करने और कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफॉर्म एकीकृत करने का भी काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाबार्ड के जो कार्य है इसको एक बार ये जो लिखा गया है संवर्धन एवं विकास, पुनर्वित्त, वित्त पोषण, योजना, निगरानी और पर्यवेक्षण, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी गई है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा नाबार्ड के कार्य के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नाफेड क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड, ये आपका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हुई थी इसकी स्थापना। और नाफेड क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये पंजीकृत है। नेफेड की स्थापना, नाफेड या नेफेड कहें, इसकी स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। कृषि किसान नेफेड के मुख्य सदस्य हैं, जिन्हें नेफेड कामकाज में सामान्य निकायों के सदस्य के रूप में कहने का अधिकार है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसका हिंदी ये आपका रूपांतरण है नेफेड का, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया और दिल्ली हो गया। दिल्ली में इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है और साथ में मुख्यालय भी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि
सहकारी विपणन संघ नाफेड जिसको कहा जाता है, ऑपरेशन ग्रीन्स का एक हिस्सा रहा है, जहां 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई बड़ी योजना शुरू की जाती है तो कुछ योजनाओं को उसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है उसके विकास के लिए, ठीक है, कि वो योजना जल्दी से पूरी हो जाए। उसी तरह ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत यहाँ पर क्या किया गया था, किसानों को आय बढ़ाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण उपाय लागू किए गए थे, तो उसमें नाफेड को भी शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नाफेड के कार्य देख लेते हैं। कृषि उपज के बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना, कृषि की उपज में सहकारी बाजार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना, यानी कि बड़े लेवल पे काम करती है नाफेड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसके अंतर्गत शामिल है, यानी नाफेड जैसे कोई उत्पादन होता है तो उसको विश्व स्तर पर ले जाने का कार्य नाफेड के द्वारा किया जाता है। खरीद में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, अब जैसे फसल खरीद बिक्री जो होती है, खरीद किसानों से जो खरीदा जाता है उसमें ये नाफेड एक भूमिका अदा करती है। ठीक है, सरकार किसानों से जो फसल वगैरह खरीदती है। ठीक है, इसके अलावा कृषि के व्यापार और विपणन में सुगम बनाना और उत्पादित कृषि की उपज के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, कृषि का भंडारण भी किया जाता है सरकार द्वारा भी, देखे होंगे आप जगह जगहों पे गेहूं का भंडारण किया जाता है, तो ये सब नाफेड के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसके बृहद उद्देश्य दिए गए हैं, यानी कि काफ़ी डिटेल में दिया गया है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ऊपर हमने बता दिया है, लगभग वही सब चीज़ें इसमें हैं। और इसमें देखिए ये नाफेड कृषि बागवानी और पशुपालन की उपज की खरीद बिक्री भंडारण के लिए किसी भी सरकार या सहकारी के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि एक एजेंट के रूप में नाफेड यहाँ पर कार्य करता है सरकार के खरीद और फसल की बिक्री के लिए किसानों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारतीय खाद्य निगम देख लीजिएगा, तो इसकी स्थापना यहाँ पर मुख्य रूप से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला जिला कार्यालय इसका तंजावुर में था, यानी कि मुख्यालय इसका चेन्नई में था पहले। ठीक है, लेकिन 1964 में जब ये बना था, यानी 1964 के ये अधिनियम के तहत बना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1964 के अधिनियम जो आपका था खाद्य निगम अधिनियम 1964, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी भारतीय खाद्य निगम की। ठीक है, 14 जनवरी 1965 को। पहले इसका मुख्यालय चेन्नई में था, बाद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली कर दिया गया, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, ध्यान रखिएगा। भारतीय खाद्य निगम के उद्देश्य क्या है, ये सुनिश्चित करना कि किसानों को प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन प्रदान करके अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बेचने के लिए मजबूर ना किया जाए। ठीक है, ये खाद्य निगम का ये मुख्य रूप से एक कार्य आपने देख लीजिए। इसके अलावा किसानों से उपज खरीदने के लिए खरीद केंद्र स्थापित करना। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूरे देश में खाद्यान्न वितरण। ठीक है, पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना, जैसे जहाँ पे खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो वहाँ पे FCI जाती है और देखती है कि कहाँ से यहाँ पर हम लोग किस राज्य से खाद्यान्न जहाँ उत्पादन अधिक है वहाँ से लाकर यहाँ पर वितरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम ये करती है, सरकार के अंडर में ही करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और मूल्य स्थिरीकरण के लिए बाजार में हस्तक्षेप करती है ये। ठीक है, कि मूल्य जो है उससे नीचे ना जाए और किस तरह एक स्थिर मूल्य रखा जाए जिससे खरीदने वाले को भी फायदा हो और बेचने वाले को भी फायदा हो। नाफेड और FCI के दोनों के कार्य लगभग समान दिखाई देते हैं। आपने देखा कि ये भी कृषि कार्य के लिए है FCI, और वो भी आपने नाफेड में भी देखना कि लगभग वही कार्य ये भी कर रही है, लेकिन दोनों में अंतर यहाँ पे दिया गया है। FCI क्या करती है, केवल गेहूं, मोटे अनाज और चावल के वितरण और खरीद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, चावल, गेहूं और मोटा अनाज। ठीक है, FCI का इन्हीं के लिए वर्क है, जबकि नाफेड दालों और तिलहनों के लिए भी वर्क करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्राइफेड क्या है, यहाँ पे देखिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। तो ट्राइफेड मुख्य रूप से ये है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ है, यानी जनजातियों के लिए वर्क करती है, यानी जो जंगल वगैरह में रहते हैं या थोड़ा बाहर भी रहते हैं जो जनजाति, उनके लिए ये वर्क करती है ट्राइफेड। पूरा किस तरह वर्क करती है वो देखते हैं अभी यहाँ पर। पहले इसकी स्थापना देख लीजिए, अगस्त 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जनजातियों के लिए क्या मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहती है, पंजीकृत एक तो संस्था है, और ये खेती की लघु वनोपज और अधिकृत कृषि उपज, यानी एक आपका MFP है और दूसरा है SSAP। ठीक है, इसको संस्थागत बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है कौन, ट्राइफेड। और इसका जो उद्देश्य है वो ये यहाँ पर रीड कर लीजिएगा आप PDF से। यहाँ पर हम और चीज़ें बता देते हैं। मुख्य रूप से देखिए क्या करती है ये ट्राइफेड, ये जनजातीय जो लोग होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर लघु वनोपज किया जाता है। लघु वनोपज मतलब है कि वो अपने आसपास की चीज़ों, क्योंकि जंगल में अधिकतर ये लोग रहते हैं जनजाति वगैरह, तो वो जंगल से ही कई चीज़ें अपना क्या है निर्माण करते हैं, जैसे जिसमें आपका आ गया बांस से बनी चीज़ें, चारा हो गया, पत्ते से बनी चीज़ें, गोंद वगैरह हो गया, मोम हो गया, रंग रेजिन, इन सब का उत्पादन अपने
स्तर पर करते हैं, यानी इनसे बनाते हैं, उसके अलावा ये उत्पाद एक बन जाता है और इस उत्पाद को हम लोगों तक यानी शहरी लोगों तक या बाहर तक पहुंचाने का कार्य ट्राइफेड करती है। उनको एक ब्रांड नाम दे देती है, ठीक है। जैसे कोई भी यहाँ पर चीज़ आपका बना हुआ है, जनजाति ने बनाया है, गोंद हो गया, तो उसको क्या ट्राइफेड एक ब्रांड नाम दे देती है और वो ब्रांड नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो कुल मिला के इनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है कौन? ट्राइफेड, जनजातीय लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, महिला सशक्तिकरण वगैरह हो गया, और यहाँ पर एक और है खुदरा विपणन और विकास का भी कार्य ये करती है। एक तो उनका लघु वनोपज का उत्पादन को पहुंचाना, बेचना, और बाकी आपका खुदरा विपणन और विकास के लिए भी कार्य करती है, जिसमें क्या है कि जनजातीय लोगों के लिए व्यवसायिक बाजार भी वो निर्मित करती है। कौन? ये ट्राइफेड, जहां पर ये लोग क्या है अपने उत्पाद बेच सके। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बाकी इसके बारे में आप यहाँ पर PDF में रीड कर लीजिएगा। हरियाली परियोजना देखिए क्या है। हरियाली परियोजना की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जो द्वारा किया गया था, ये उस समय के जो प्रधानमंत्री थे 27 जनवरी 2003 को, 2003 है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए हरियाली परियोजना मुख्य रूप से थी क्या, उद्देश्य जरूर ध्यान रखिएगा इसका। इसमें जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। किस लिए? पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन आरोपण। वन आरोपण भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये परियोजना ग्रामीण इलाकों के लिए थी, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर क्या क्या, पीने की हो गया, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए और वन आरोपण के लिए क्या हो गया, जल आपूर्ति की उपलब्धता कराना। ये हरियाली परियोजना के अंतर्गत लाया गया था और इसके लिए कई काम किए गए थे। और यहाँ पर मेन इसका उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या है कि वृक्षावरण भी किया गया था, ठीक है। और जो 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक कहा जाता था और पंचायत के माध्यम से उसे 100 रुपये प्रतिमाह पारितोषिक भी मिलता था, ठीक है। क्योंकि वनारोपण भी इसके अंतर्गत शामिल है। पीने का पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए जल की उपलब्धता इसका योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके और भी उद्देश्य यहाँ पर वही सब चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने इसके लिए लिया हुआ है, किस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसमें देखिए, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना है, निम्नलिखित में से कौन सा इस परियोजना का उद्देश्य नहीं है? पहला, जल विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध कराना, कृषि हेतु जल उपलब्ध कराना, पीने के लिए जल संरक्षण करना, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी उपलब्ध करना। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो 3 कार्य हैं ये तो इसमें शामिल है हरियाली परियोजना में। पहला कार्य इसमें शामिल नहीं है, यहाँ पर जल विद्युत के लिए जल उपलब्ध कराना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, तो ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत देख लीजिएगा 21 जनवरी 2004। तो यही इससे आता है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। किसान कॉल सेंटर में इतना ध्यान जरूर रखिएगा, 2004 वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा, 2004। नेक्स्ट यहाँ पर इसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया था। इसमें क्या है, किसान कॉल सेंटर मुख्य रूप से देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जैसे किसान होते थे तो उनके लिए किसान कॉल सेंटर बनाया गया था सरकार द्वारा। वहाँ पे क्या थे कि वहाँ पे जैसे कोई विशेषज्ञ है फसल वगैरह का, तो ये लोग क्या करते थे, कॉल जब किसान कॉल सेंटर जाती थी तो वो विशेषज्ञ से कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। जो भी पूछना रहता था, या तो उनकी जानकारी लायक यदि कुछ है तो वो खुद बता देते थे, यदि उसका आंसर नहीं दे पाते थे तो विशेषज्ञ को कॉल ट्रांसफर कर देते थे। तो ये पूरा था एक प्रकार से कस्टमर केयर सर्विस जैसा था, ठीक है। तो ये आपका किसान कॉल सेंटर था। राष्ट्रीय बांस मिशन देख लीजिएगा, शुरुआत देख लीजिएगा 2006-07 में देश के 27 राज्यों में इसकी क्या है शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या करना था, बांस क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना था, ध्यान रखिएगा। और इसके तहत नर्सरियों की स्थापना की गई, मतलब बांस जहाँ रोपित किया जा सके, और ऊतक संवर्धन इकाइयों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, जिससे बांस और यहाँ पर सही से ग्रो कर सके। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में शुरू किया गया। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 और पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19। नेक्स्ट यहाँ पर वंदे मातरम योजना देख लीजिएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 फरवरी 2004 को। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, इन छोटी छोटी योजनाएं जो हैं इनका डेट जरूर ध्यान रखिएगा, ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। ये किस लिए थी, तो गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए योजना लाई गई थी और 2004 में, इसका डेट ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया था। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या इसमें करना था, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 6 से 18 वर्ष के बच्चों में टीबी और कुष्ठ रोग का जल्द पता लगाने के लिए जांच करने का प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये पूरी योजनाएं आपकी होती हैं। उसके बाद हम अब 2014 की योजनाएं देखेंगे। दोस्तों यदि आपको फुल कोर्स लेना हो जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के फुल वीडियो क्लासेस के साथ कंप्यूटराइज्ड PDF नोट्स मिलेंगे और साथ ही टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे लेवल का है, वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए 299 आपको पे करना है और केवल यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 110 रुपये का है, इसको आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का डेमो वगैरह आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।